गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है। इस 5वें लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। पिछले जो लेक्चर थे उनमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट के नाम पर हमने सबसे जरूरी बात पढ़ी कि वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो को आप कितनी भी टिपिकल वैल्यू दे रखी हो इजी वे में कैसे रख सकते हैं। अगर आपने वो बात सीख ली, इसका मतलब आप क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड भी डील कर सकते हैं। टिपिकल सवालों को भी 10-10 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को रिलेट करवा के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोपोर्शन कि फर्स्ट, मिड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड किए जाए। प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सारी की सारी बातें हमने अब तक देख ली थी। आज का जो सेशन है या जो पुराने सेशन है आपको चाहिए, उनकी पीडीएफ चाहिए या एग्जाम रिलेटेड आपको नोट चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वासु स्टडी आईक्यू नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप नाम से एक ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, और जल्दी हम लोग क्या करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए ये जो हम सेशंस पढ़ रहे हैं इनकी क्विज लेकर आए, इनके टेस्ट लेकर आए। तो इसलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर भी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज का कारवां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सवाल नंबर 61 से। डेली 6 बजे आपकी शाम को क्लास रहती है, तो 6 बजे आप आ जाया करें। देखना जरा 61 में क्या कहा कि 2 मोमबत्तियां हैं, 2 कैंडल्स हैं अपने पास जिनकी लंबाई बराबर है, लेंथ दोनों की इक्वल है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा? तो सबसे जरूरी इस सवाल की बात, पहले तो ये सवाल आपके समझ में आए। क्लियर है? समझने के लिए देखो इसने क्या कहा आपको, दोनों की दोनों जो कैंडल हैं उनकी आपको लेंथ जो है वो क्या दे रखी है, इक्वल। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं दूसरी बात पर आ जाऊंगा कि इन सवालों को आप एग्जाम में कैसे डील कर सकते हैं। मान लो एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, एक ही रेट से बर्न होती है ये, ठीक है। एक ही रेट से कहने का मतलब वैसे तो एक फास्ट हो रही है एक स्लो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ देर स्पीड से जली और कुछ देर स्लो होकर के चली, सेम स्पीड मेंटेन रहती है इनकी। दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों की आप जो लेंथ है वो क्या रखेंगे, इक्वल। सवाल को समझते हैं पहले, एग्जाम के अंदर ये सवाल तुरंत का तुरंत सोल्व हो जाता है, वो अप्रोच भी देखेंगे। चलिए भाई, अब इसने क्या कहा, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में। पहली मोमबत्ती जो है वो 8 घंटे में जलती है और दूसरी जो मोमबत्ती है वो कितने घंटे में जलती है, 6 घंटे में। अब इन सवालों को इजी अगर आपको करना है तो आप इनको ले जाओ सीधे सीधे टाइम एंड वर्क में। समय और कार्य जब पढ़ेंगे उसमें भी हमें इस टाइप के सवाल हैं वो डील करने हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा अनुपात का रिलेशन था इसलिए इस सवाल को यहां पर उठा लिया। दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा भाई, 24। तो आप ऐसा करो, प्रत्येक मोमबत्ती की जो लंबाई है वो क्या मान लो आप, 24 मीटर, 24 मीटर इज लेंथ ऑफ ईच कैंडल, लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, यहां से 24 मीटर 8 घंटे में जल जाती है, तो एक बात बताओ, हर घंटे कितना जली? 24 में 8 का डिवीजन करो, 3 मीटर जलेगी हर घंटे, लिखा जा सकता है। पहले हम सवाल को समझ रहे हैं, आप सीधे सीधे उन बातों पर मत जाइए कि ये सवाल है, ऐसे मोमबत्ती के सवाल होंगे तो ये ट्रिक होगी, ये फॉर्मूला होगा। सब अनवांटेड काम है, छोटी सी बात है, एक बार चीज को अंडरस्टैंडिंग में ले जाओ, तुरंत के तुरंत सोल्व सवाल हो जाएगा। देखना जरा, 24 मीटर जली 6 घंटे में, ठीक है। तो डिवीजन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 मीटर जलती है ये हर घंटे। यहां तक तो हमने डेटा ले लिया। अब जो बात है एग्जामिनर जो आपसे कहना चाह रहा है उसको टारगेट करते हैं कि ये जलती जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका रेशियो 5:4 हो जाता है। क्लियर? तो जो फर्स्ट कैंडल है अपनी वो भी 24 मीटर लंबी मानी, सेकंड कैंडल भी 24 मीटर लंबी मानी। और किसी को कंफ्यूजन है कि 24 मीटर लंबी कैंडल नहीं होती है, तो ऐसा कर दो भाई, इसको 24 सेंटीमीटर मान लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे।
पहली जो कैंडल है उसकी लंबाई कितनी है 24 मीटर, दूसरी जो कैंडल है इसकी लंबाई भी कितनी है भाई 24 मीटर, लिखा जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि टी टाइम के बाद क्या होगा, इनका अनुपात जो है वो 5:4 हो जाएगा। क्लियर कि इसकी लंबाई कुछ बची, इसकी लंबाई कुछ बची, दोनों की लेंथ अगर आप लिखते हो तो रेशियो जो निकल के आएगा वो क्या होगा 5:4, और हमें फाइंड करना है कि वो टाइम एक्चुअल में कितना है। तो एक बात बताओ, एक घंटे में, मैं ये मान रहा हूं कि टी घंटे के अंदर ऐसा हुआ, इस टाइम को मैंने क्या लिया आर में ले लिया जिससे चीजें आसान हो। एक घंटे में 3 मीटर जलती है तो टी घंटे में कितनी जल जाएगी भी 3T। तो 24 मीटर तो पूरी थी, अब इसमें से क्या हुआ 3T ये जल गई। दूसरी मोमबत्ती भी क्या है, टाइम तो सेम ही रहेगा जब ये रेशियो बनागा, तो हर घंटे 4 मीटर जलती है तो 4 घंटे टी टाइम में कितनी जल जाएगी 40। अब कौन सी लंबाई है ये, ओरिजिनल थी कुछ पार्ट जल गया, ओरिजिनल थी कुछ पार्ट जल गया। अब जो पार्ट बचा है, अगर दोनों कैंडल का कंपैरिजन हम लोग करें तो रेशियो क्या निकल के आता है आपका 5:4। इसको सोल्व करने का सटीक तरीका मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं कि अनवांटेड लाइन नहीं बढ़ानी है। रीजन, हर काम अगर आप लिख लिख करके करेंगे तो आपका टाइम किल होगा। देखना -4 है, टी का समाधान कर लेते हैं, 5 से गुणा होगा, राइट साइड में माइनस का 20, ये 4 गुणा 3 माइनस का 12T, 20 को इधर ले आओ 12 लेस हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में 8T बचेगा। अब देखा 24 गुणा 4 24 गुणा 5, 24 कॉमन आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 5 - 4 1, तो क्या वैल्यू आ गई 24। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका, रिजल्ट आ गया भाई 3 आवर्स, 3 घंटे। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये बात हर बच्चे को समझ आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इतना पार्ट समझ आ गया तो आप आगे क्या सुधार करेंगे, आगे सिंपल सी बात है, टाइम में ही सुधार किया जा सकता है। तो टाइम में सुधार करने के लिए कुछ चीजें आपको अज्यूम करनी होगी, और ये तभी आप अज्यूम कर पाएंगे जब आपने सवाल को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रखा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो बात बनेगी नहीं, इसीलिए इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। सिंपल सी बात आपने क्या देखी कि पहली 8 घंटे में, दूसरी 6 घंटे में, दोनों की लंबाई 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा भाई 24। पहली की लंबाई 24 मीटर, दूसरी की भी 24 मीटर। टी टाइम के बाद इनका रेशियो क्या मेंटेन होने वाला है 5:4। क्लियर, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। अब देखना पहले की बर्निंग की रेट कितनी है, तो 24 में 8 का डिवीजन करोगे 3 मीटर प्रति घंटे तो 3T, 6 का भाग दोगे तो 4 मीटर प्रति घंटे तो टी टाइम में 40। 4 गुणा 3 12, 5 4 20, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में 8T, 24 गुणा 4 24 गुणा 5, डिफरेंस 24 गुणा 1, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 3R। कब कर पाएंगे, जब आपने सवाल को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रखा है। चलिए भी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसको आप सोल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 62, और एक दिमाग और लगाना, इन सवालों को जो इनकम एक्सपेंडिचर का पैटर्न था उसके हिसाब से भी आप डील कर सकते हैं। अब ये आपकी टास्क है कि इसको कैसे आप डील करेंगे। जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या रिजल्ट हुआ इसका, आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो 2 मोमबत्ती है सॉरी 2 कैंडल्स हैं अपने पास और लंबाई बराबर। पहली मोमबत्ती 5 घंटे में, दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। कितने टाइम के बाद उनका रेशियो 3:2 होगा। देखो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20। फर्स्ट कैंडल, इस बार मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, मैं सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच की बात कर रहा हूं। एग्जाम अप्रोच यहां से स्टार्ट होती है। 5 और 4 का एलसीएम कितना 20। पहली कैंडल की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, दूसरे वाले की भी जो लेंथ है 20 मीटर। जलने के बाद लेंथ कम होगी, टी टाइम के अंदर ये जल जाती है। पहली 5 घंटे के अंदर तो स्पीड कितनी है 20/5, 4 मीटर हर घंटे, तो टी टाइम में कितनी जली 40। दूसरे वाले की बात करें तो देखना जरा, 4 घंटे में पूरी, तो 20 मीटर है, 4 घंटे में जलेगी, हर घंटे कितनी 5 मीटर। टी टाइम में कितनी भी 5T लिखा जा सकता है। रेशियो क्या बता रहा है कि एक टाइम के बाद ये 3/2 हो जाता है। आपको टी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 2 8, -15 इधर आएगा 15,
8 है, 8 में से 8 चला जाएगा, 15 में से कितना आ जाएगा आपका 7t, लिखा जा सकता है। अब अगली बात की बात करें तो देखना 20 गुणा 3, 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 उधर जाएगा, 60 में से 40 चला गया, कितना बचा 20। t की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई 20/7r, लिखा जा सकता है। अच्छा यहां पर देखो एक समस्या ये आ गई है, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, तो रीजन क्या है, वो प्रिंट करते टाइम ऐसा सा पैटर्न हो गया कि रिजल्ट इसका इस फॉर्म में था और वो पार्ट आपका मिस हो गया। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 20/7 चलिए भाई, पीडीएफ के अंदर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा ऑप्शन को, ये आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। 63 पर आ जाइए, सवाल नंबर 63। एक बार के लिए सवाल की लैंग्वेज को आप खुद से रीड करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एटलीस्ट जब आप लाइव देख रहे हैं तब तो कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद कमेंट के अंदर वो बात भी आप हमें बता सकते हैं। 63 आई होप लैंग्वेज रीड कर ली होगी, एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना जरा क्या कहा। ए, बी और सी की जो इनकम है उसका रेशियो 7:9:12 है और उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है 8, 9 एंड 15। ए अपनी इनकम का क्या करता है 1/4वां हिस्सा बचाता है, तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखना हमारे पास 3 लोग हैं, एक हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है और तीसरा हमारे पास सी है। लेफ्ट पार्ट में मैं लिख लेता हूं यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई इनकम को। इनकम कितनी बताई इसने 7, 9, 12 के रेशियो में, 7:9:12 लिखा जा सकता है। दूसरे केस में इसने क्या बताया कि इनका जो एक्सपेंडिचर, इनका जो खर्च है, खर्च का अनुपात आपको क्या दिया 8, 9 और 15। इसको भी मैंने लिख लिया 8:9:15। एग्जाम में जब सोल्व करें तो इतनी चित्रकारी ना करें, आपको भी पता है एबीसी एक सीक्वेंस में डील कर रहे हैं, 3 नंबर हैं, ये पहला ए को, दूसरा बी को, तीसरा सी को। लेफ्ट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर जिस फ्लो में सवाल चल रहा था तो इसको भी लिखने की नीड नहीं है। एग्जाम में क्या करना है सीधे डेटा आपने लिखा। अब आपको जस्ट क्या करना है, एक सिंपल सी जो कंडीशन उसने बना रखी है ए के लिए, इसको डील करना है। जो कंडीशन इसने बना रखी है क्या कहता है कि ए अपनी इनकम का 1/4 पार्ट जो है वो सेविंग्स में डाल देता है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात का मतलब समझना, 1/4 का मतलब क्या 4 रुपए अगर कमाएगा तो 1 क्या करेगा बचा लेगा। खर्चा कितने का होगा 3 का। तो आपको जस्टिफाई क्या करना है, ए से आपको इतनी बात पता चली, साइड में लिख रहा हूं मैं, ए से आपको इतनी बात पता चली फॉर ए कि ए अगर 4 रुपए कमाएगा तो 1 की बचत करेगा और 3 क्या कर देगा खर्च कर देगा, लिखा जा सकता है। ए की इनकम यहां पर है, ए का एक्सपेंडिचर यहां पर है। अगर ये 4:3 को जस्टिफाई कर दे तब तो सवाल अपना आसान है, कोई हेडेक ही नहीं है। अगर ये जस्टिफाई नहीं करता इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पुरानी बात पर, मिक्सर में ऐसे सवाल करवाए थे जहां पर क्या कहता था कंटेनर की साइज को इक्वल करना है कि समान आकार के बर्तन है। फिर एक पैटर्न ऐसा भी चला था उनके जस्ट बाद ही जिसके अंदर क्या कहता था कि पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, इनका रेशियो क्या है 7:5:3। इस पैटर्न के सवाल किए थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो भी रेशियो चाहिए, जिस भी पैटर्न का आपको अनुपात चाहिए, सबसे पहले रेशियोज को इक्वल कर दो। और इक्वल में किस पर दिमाग लगाना, आपको ध्यान रखना, इक्वल में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन एक को जस्टिफाई करनी है, क्योंकि बाकी के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो आपको टारगेट करना है सिर्फ और सिर्फ एक को। ये 7 है, ये 8 है, एलसीएम 56। तो बेटर क्या रहेगा, ऊपर वाले को 8 से कर दो, नीचे वाले को 7 से कर दो। मिक्सचर में ये बात काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और एफओएफ मेथड भी सिखाया था कि कैसे आप रेशियो को अवॉइड कर सकते हैं उन सवालों के अंदर। अब मुद्दे की बात सुनो, 8 से गुणा करोगे ए की इनकम 56, 7 से गुणा करोगे ए का एक्सपेंडिचर कितना 56। तो ए ने 56 रुपए कमाए और 56 ही खर्च कर दिए, तो यहां पर तो सेविंग 0 हो गई। लेकिन आपको क्या रखना है, आपको यह बात जस्टिफाई करनी है कि इनकम 4 और एक्सपेंडिचर 3।
तो अब ये रेशियो 1:1 में चला गया। देखना, इनकम 56, एक्सपेंडिचर 56, 1:1। क्या मेंटेन करना है? 4:3। तो क्या करो, 4 से गुणा और 3 से गुणा। ये काम क्यों किया हमने? 8 और 7 का, किसके? इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उसको 1:1 में बैलेंस करने के लिए। 4 और 3 का गुणा क्यों किया? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है हमें क्या बैलेंस करना है? 4:3। इंपॉर्टेंट बस इतना सही है। इतना काम अगर आपको डील करना आता है तो फिर इस सवाल में कुछ नहीं बचा। एक बार के लिए देखो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें हुआ क्या है। अगर आप क्रॉस चेक भी करें तो देखना, 8 गुणा 7 56, 7 गुणा 8 56, 56 तो इनकम एक्सपेंडिचर। 4 का गुणा करोगे तो ए की इनकम कितनी आई? 56 गुणा 4। ए का एक्सपेंडिचर, ये 7 का गुणा होता है 56, 3 का और करना है तो ये क्या जाएगा? 56 × 3। रेशियो लेंगे तो देखो रेशियो जस्टिफाई हो रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करना है ए के लिए कि ये बात कैसे बैलेंस होगी। तो जो बच्चा इस बात को बैलेंस करना जानता है तो एग्जाम में देखो इतनी बातें लिखनी है। ये जस्ट समझाने के लिए कि नोट्स में आप इन बातों को लिख लेना। पहले 1:1 किया, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, इसको 4 से किया, इसको 3 से किया। ठीक, चलो सेविंग की बात करें। हमसे क्या पूछा उसने भी? सेविंग का जो रेशियो है वो क्या होगा? तो सेविंग कैसे निकलती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखना, ये 56 बना, 8 से गुणा किया तो 7 से किया तो 56, फिर 4 का गुणा, 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 लेस करोगे तो क्या बचेगा? 56। अब एक समझदार इंसान की तरह आप एक ट्राई और कर सकते हैं। क्या? चारों ऑप्शन देखो, एक ही वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर ए का रिजल्ट क्या आ रहा है? 56। इसका मतलब आपका ए करेक्ट है। क्लियर? मान लो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है और कई बार ऐसा भी होता है कि तीसरी वैल्यू भी चेक करनी होती है। तो उसके लिए क्या करोगे भाई? यहां पर 56 गुणा में 9, सॉरी 1 मिनट, ये कितना है? 32। ये कितना है? 21। 32 गुणा 9 में से 21 गुणा 9 लेस करना, 9 कॉमन आ गया। 32 में से 21 लेस होगा तो कितना बचेगा अपने पास? 11। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 99। ऑप्शन बी। अगर तीसरा पार्ट फिर से चेक करना चाहे तो आपको सिंपल वही है, 32 को 12 से गुणा करो, 21 को 15 से करो, लेस कर दो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये सवाल समझ आ गया होगा। और एक बात इंपॉर्टेंट देखना, 1 मिनट में, इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है, एग्जाम में इसके अलावा, इस पार्ट के अलावा और कोई भी चित्रकारी नहीं करनी होती है आपको। अनवांटेड आप इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग को लिखेंगे तो टाइम किल होगा। चलिए भाई सेकंड, इससे जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, सवाल नंबर 64, 64 नंबर का जो सवाल है, सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज को रीड करो और तुरंत इसको सोल्व करने की कोशिश करो। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है टोटल मिलाकर के। देखते हैं किस किस का रिजल्ट आ जाता है। आई होप बात बन रही होगी। देखना जरा क्या कहा, ए बी और सी क्या है? 3 7 4 के रेशियो के अंदर है। एक्सपेंडिचर का अनुपात 4 3 और 5 है। ए अपनी आय का 14 2/7 मतलब 1/7 हिस्सा बचा लेता है। ए बी सी की बचत का रेशियो। देखो इस सवाल की एग्जाम अप्रोच ही हम लोग डील कर लेते हैं। एग्जाम अप्रोच में पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को, दूसरा बी को, तीसरा सी को। तो 3:7:4, ये तो क्या हो गई? इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना भाई? 4 3 और 5, 4:3:5 एक्सपेंडिचर हो गया। ए के लिए कंडीशन आपको जस्टिफाई करनी है ये वाली। क्या? ए क्या करेगा? 1/7 हिस्सा बचा लेता है। 7 रुपए कमाएगा तो 1 रुपया बचा लेगा, 6 खर्च कर देगा। इसका मतलब ए के लिए इसका और इसका रेशियो 7:6। सबसे पहले तो क्या करो, इसको बैलेंस करो। 3 और 4 गुणा किया, ऊपर 4 से और नीचे 3 से, क्या हो गया? ए की इनकम 12 रुपए और ए 12 रुपए ही खर्च कर रहा है। लिखा जा सकता है, लेकिन आपको जस्टिफाई क्या करना है? रेशियो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। 7 रुपए कमाएगा, 1 बचाएगा, 6 का खर्चा। 1:1 बैलेंस कर दिया आपने, तो यहां क्या लिख दो? 7 और यहां क्या लिख दो? 6। देखना जरा, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 7 और 4 गुणा 3 12 गुणा 6,
तो 12 से 12 कट गया, रेशियो क्या बैलेंस हो गया 7:6। इसका मतलब अपना काम आसान हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी सीखने लायक है कि अगर इन दोनों में से कोई पार्ट कॉमन हो तो वो कट कर दो। रीजन क्या है, जैसे 2 और 2 यहां कट जाएगा, 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी, सबसे देखो ये 4 इससे गुणा, इससे गुणा, इससे गुणा होगा। यहां पर भी देखना 6 के अंदर जो 2 है इससे इससे इससे, तो बेटर क्या रहेगा 2 को कैंसिल आउट कर दो आपस में, ठीक है, ऊपर का नीचे। अब ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब सोल्व करना, देखो 7 गुणा 2 14, 3 42 और 3 3 9 और 36। 36 42 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, यहां पर 7 बच गया। फिर देखना 7 दूनी 14, 7 98, 9 3 27। 97 में से आप 27 को 14 7 98 में से आप किसको लेस करोगे भी, 3 3 9 3 27, कितना बचेगा अपना 65 लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगली बात और देखिए, 1 मिनट क्या गड़बड़ की हमने भाई, 14 7 98 में से और 27 को लेस करेंगे तो 71 बचेगा। कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी मत आज। देखो ये देखना 7 गुणा 2 14 56, 56 में से देखना 3 3 9 5 45, 56 में से 45 को लेस कर दिया 11, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, ऑप्शन अपना सी। क्लियर है। तो ये सवाल असल में देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे करते हैं। मैंने 63 वाले सवाल में आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है। 64 वाले सवाल को मैंने सीधे वैसे एक्सप्लेन किया है जैसे आप एग्जाम में करते हैं। रीजन, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सवालों को सोल्व करके दिखाना नहीं है, आपके सामने ऐसी अप्रोच या इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रखना है कि अगर आप उस रिप्रेजेंटेशन को एग्जाम में अप्लाई कर देते हो तो आप जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे सिर्फ सवाल सोल्व करने आते हैं उससे कहीं ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। देखना भाई 65 क्या कहा कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास है, उसमें सफर करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया क्या होगा। ठीक, देखना यहां पहले तो लिख लो आप फेयर, बात को अंडरस्टैंड करना, फेयर या फिर किराया। अपने पास 2 क्लास उसने दे रखी है, एक तो फर्स्ट क्लास है और एक आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का किराया कितना है 3 और सेकंड क्लास का कितना है किराया 1। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, अगर कोई आदमी पहली क्लास में जाएगा, प्रथम श्रेणी में जाएगा और यात्रा करेगा, उसे 3 रुपए देने होंगे। अगर वो सेकंड क्लास के अंदर जाएगा तो उसे उसी यात्रा का 1 रुपया देना होगा। यहां पर आप क्या लिख लो भाई, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों की संख्या। अब देखना जरा, इसका किराया ज्यादा तो जनरली ऐसा ही तो होता ना, कोई भी ट्रेन वगैरह उसमें फर्स्ट क्लास के कम डिब्बे होते हैं, फिर सेकंड थर्ड और फिर जो जनरल वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, या फिर इस टाइप से एडजस्टमेंट रहता है कि जिनका किराया ज्यादा होता है वो डिब्बे कम रखे जाते हैं। तो सेम ये बात यहां पर भी फॉलो हो रही है और इसने बताया भी है। इसने क्या कहा कि भाई पहली श्रेणी में अगर एक आदमी यात्रा करेगा तो दूसरी में कितने करेंगे 50। देखना एक आदमी से 3 रुपए लिए, आदमी कितने, एक ही यात्रा करने वाला था, तो यहां से आप लिख सकते हो जो टोटल फेयर निकल के आया, टोटल फेयर, एक मिनट, टोटल फेयर लिखा जा सकता है। देखना यहां से जो कुल किराया निकल के आया 3 रुपए एक आदमी के लगते थे, एक आदमी यात्रा करता है 3 रुपए लगे। फिर देखना 1 रुपया लगता है यात्रा करने का, यात्री कितने 50, 50 गुणा 1 50 रुपए, तो कुल मिलाकर के रेलवे को जो किराया मिला यहां से वो कितना है 53। 53 नहीं है, किसको बताता है ये 1325 रुपए को किससे गुणा किया। देखो 132 में भाग दोगे तो कितनी बार गया 2 बार, 53 गुणा 2 कितना आ गया भाई अपना 106। 132 में से 106 को लेस करोगे तो कितना आएगा 26, 265 कैसे बना भाई, 53 को 5 से गुणा कर दो, ये आ गया। अब आपसे पूछा जो सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास है, किससे गुणा होगा 25 से, 25 गुणा 5 125, किराया कितना है 1250 रुपए। एग्जाम में हमेशा यही पार्ट आपको फॉलो करना है, अनवांटेड काम करने की आदत ही मत डालो, जिससे कि जितना सवाल सोल्व करने में टाइम लग रहा है उतना टाइम आप एक्स्ट्रा इसके रिप्रेजेंटेशन में और लगा देंगे,
तो ये आपको यहां छोटा सा सुधार करना है। 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 66 को आप मुझे सोल्व करके बता दो। ठीक है, धीरे धीरे अपने सवालों का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, आज 5वीं क्लास अपनी चल रही है, तो पीछे वाली 4 क्लास जो है उनको जरूर आप अटेंड कर लें। रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें पिछली क्लासों से यूज कर रहे हैं। वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो को कैसे यूज करना है, कैसे किसी पर्टिकुलर रेशियो के साथ डील करनी है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इनमें अगर कंफ्यूजन रह जाएगा, आप सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा सवाल सोल्व करने से कोई तीर लग जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल सीखने और टाइम बचाना है। और क्वेश्चन में सारे के सारे इन्वॉल्व कर रहा हूं। इनमें आपको बैंक पीओ के सवाल भी मिलेंगे हर क्लास में, आपको इनमें सीजीएल मेंस के भी सवाल मिलेंगे। तो वो हेडेक आपको नहीं लेनी है कि आपको कैसा कंटेंट करवाया जा रहा है। बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जितना एक्सट्रीम होता है किसी चैप्टर के अंदर, कुछ कुछ सवाल हम लोग कैट लेवल के भी उठा लेते हैं, हालांकि वो कम रखते हैं। रीजन कि इतना अनवांटेड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है। देखना 66 का, एक रेल की पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी की किरायों का अनुपात 4:1 और जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनका अनुपात कितना है, 1:40। फिर क्या कहा, यदि एक दिन कुल किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया क्या होगा। एक सिंपल सी बात बताओ, सीधे सीधे मैं एग्जाम की बात कर देता हूं। अपना तरीका वही रहेगा। देखो, कोई भी पैटर्न है, जब मैं आपको सिखाने लगता हूं तब मैं एक एक बार डिटेल में लिखता हूं कि इसका मतलब ये है, ये रेशियो 1:1 किया, फिर इसको 4:3 में कन्वर्ट किया। तो ये काम आपका है कि आप उन चीजों को डिटेल में उतार लें। जैसे ही एक सवाल या 2 सवाल टिपिकल होता है तो 2 सवालों को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद मैं सीधे सीधे आपको सिखाता हूं कि इन सवालों को एग्जाम में कैसे डील किया जाता है। तो यहां देखना, इसने क्या कहा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का किराया कितना, 4:1। पहली क्लास में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो 4 रुपए देने होंगे, और अगर सेकंड क्लास में आप ट्रेवल करेंगे तो आपको 1 रुपया देना होगा। फर्स्ट क्लास में टोटल पैसेंजर्स कितने हैं भाई, सिर्फ 1 है, और सेकंड क्लास में कितने हैं, 40। कितनी कमाई हुई, फर्स्ट क्लास से 4 गुणा 1 4 रुपए, सेकंड क्लास से 1 गुणा 40 40 रुपए। तो आप क्या लिख सकते हो, 4:40 काट दिया, 1 अनुपात कितना आ गया, 10। तो रेलवे को फर्स्ट क्लास से 1 रुपया मिला, सेकंड से 10, टोटल कितने, 1100। ठीक है, 1100 रुपए रेशियो में किसको बताते हैं, 11 को किससे गुणा किया, 100 से। क्या पूछ रहा है भाई, फर्स्ट क्लास से कितना किराया मिला, 100 रुपए। ये सवाल इतना सा ही था, आपने जैसे ही ये बात लिखी इतने में। रीजन क्या है, आपको हर बात में एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो पेन वाली आदत है, इसे छोड़ने में टाइम जरूर लगेगा, कि 1.5-2 महीना लग जाएगा। आप हमेशा कोशिश करते रहें कि टाइम कैसे बचे, टाइम कैसे बचे। एक बार ये चीजें आपकी आदत में आ गई, फिर आप इन चीजों को मॉक टेस्ट में अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपकी स्पीड में ड्रास्टिक चेंज आएंगे। रीजन क्या है, आप यहां पर लिखोगे ये किराया है, ये यात्री है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, गुणा किया 4:40 बनाया। अब आपको दिख ही रहा है कि 4 और 40 आपस में 1:10 में कैंसिल आउट हो गए। तो सीधे सीधे कंपैरिजन करो, 1100 को बताता है तो 1 किसको बताएगा, 100 को बता देगा। तो सीधे सीधे अपना सवाल सोल्व हो जाता है। सवाल नंबर 67 पर मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहला काम है, आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। देखना 67 में क्या कहा भाई, 2 रेलवे स्टेशन के बीच फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास के जो किराए का अनुपात है वो कितना है, 8, 6 और 3। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किराए में क्रमशः 1/6 और 1/12 की कमी कर दी गई। कहने का मतलब पहले 6 रुपए लगते थे तो कितने लगेंगे, 1 की कमी हो जाएगी 6 के बेसिस पर, तो 5 रुपए लगेंगे। तो पहले का कितना लगा, 5/6। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ष में क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्लास के पैसेंजर्स हैं उन्होंने जो यात्रा की उनकी संख्या है 4, 9, 24। कि पहले एक पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट क्लास में 4 लोग चढ़ते हैं, सेकंड क्लास में 9 और थर्ड क्लास में 24। यदि एक स्टेशन पर कुल कितना आ गया भाई, 35,56,00 3,55,600 रुपए के टिकट बिके तो फर्स्ट श्रेणी से प्राप्त किराया क्या होगा। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव महसूस हो रहा है,
मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर ले चलता हूं। आपको एक सिंपल सी बात पता है कि रेलवे को रेवेन्यू कैसे मिलता है, रेलवे की आय कैसी होगी, आय कैसे प्राप्त होगी इस केस में जब यात्री यात्रा करते हैं। तो सिंपल है भाई, हर एक क्लास का किराया डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि इस क्लास में चढ़ोगे इतने रुपए, इसमें इतने रुपए, फिर इसमें कितने यात्री चढ़े तो एक यात्री का किराया गुणा यात्रियों की संख्या, ये काम आपको करना होता है। तो एक एक करके बात को समझना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर जो किराया वो चल रहा है वो कितना है, 8:6:3 लिखा जा सकता है, 8:6:3। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास है उसका किराया 1/6 और 1/12 कम हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1/6 कम हो गया। पहले मान लो 6 रुपए लगते थे, 6 का 1/6 किया आपने तो कितना आया, 1 रुपए की कमी। तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1/6 की कमी हुई है, इसका मतलब 5/6 किराया देना पड़ेगा। क्यों, ओरिजिनल किराया अगर आप 1 के साथ डील करते हो तो इसका अगर 1/6 भाग आपका माफ हुआ है तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 5/6। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात यह है, लेकिन ये इतनी बार मैं आपको अलग अलग जगह पढ़ा चुका हूं तो इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो आप कह सकते हो 8 का 1/6 तो माफ हुआ है तो कितना देना पड़ेगा, 5/6। 6 रुपए लगते थे, कितना माफ हुआ है, 1/12। 1 माफ हुआ है 12 पर, देना कितना है भाई, 11/12। हम तो ये देख रहे हैं रेवेन्यू कितना है। चलो एक काम हो गया, आज की डेट में आपने किराए का समाधान कर दिया। अगली बात पर आ जाते हैं, यात्री कितने आए, 4, 9 और 24। एक यात्री का किराया, यात्री 4, एक यात्री का किराया, यात्री 9, और यहां एक पैसेंजर का किराया, टोटल पैसेंजर 24 लिखा जा सकता है। चलो भाई इसको कर देते हैं हम लोग 16, यहां से कट करोगे 2 बार और ये नीचे 3 आ गया। फिर आगे देखोगे तो यहां पर कितना आ गया, 6 से काटा 2 बार, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सिंप्लीफाई करना है तो इस 3 और 2 को खत्म करना है, सभी को क्या कर दो 6 से। पीछे एक्सप्लेन किया था आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो क्या होता है। 6 से गुणा करेंगे तो देखना यहां पर क्या बचेगा आपके पास, 6 से कटेगा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, और 20 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 160। फर्स्ट क्लास से जो रेवेन्यू मिला वो कितना, 160। यहां पर फिर से बात को ऑब्जर्व करना, 6 से गुणा करोगे 2 कटेगा 3 बार, 9 गुणा 3 27, 27 को 11 से गुणा करना आसान है, 7, 7 2 9 और ये 2, 297। ठीक, फिर देखना इसको 6 से गुणा करोगे तो देखना सीधे सीधे 6 से गुणा, 6 3 18, 18 को 24 से करो, 18 4 72, 18 गुणा 2 36, 36 और 7 43 लिखा जा सकता है। टोटल कितना बना, ऐड करें, 7 और 2 9, 9 3 12 और 6 18, 4 2 6, 7 और 1 8 लिखा जा सकता है। अब ये असल में देखा जाए तो रुपए में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रुपए की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3,55,600, 3,55,600। ठीक है, असल में देखा जाए इसके साथ कंपैरिजन करो, 2 जीरो आपको मेंटेन करने हैं तो 2 जीरो का गुणा हो जाएगा। इसको अगर आप लगभग 900 समझे और इसको लगभग 3600 समझे तो लगभग 4 गुना है। अब जस्टिफाई हो रहा है क्या, परफेक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब जस्टिफाई होगा। तो 4 से अगर क्रॉस चेक भी करें, 36 40, 8 4 32 3 35, 8 4 32 3 35, तो किससे गुणा किया, 400 से। पूछ क्या रहा है भाई यहां से, फर्स्ट क्लास से कितना किराया, सीधे सीधे 400 से गुणा करो, 16 गुणा 4 64 और 3 जीरो इसलिए मैं के लिख देता हूं, 64,000। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो सवाल कितना भी कॉम्प्लेक्स बना ले, एग्जाम अप्रोच ऐसी कोई मुश्किल टास्क नहीं है, सीधे सीधे गिने चुने 3 लाइन है। कैलकुलेटिव सवाल है तो ये ना मान के चलें कि ये कैलकुलेटिव सिर्फ आपके लिए है, ये हर बच्चे के लिए है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट इसमें सुंदर सुंदर चित्रकारी करने लग जाएगा उसका टाइम वैसे ही किल हो जाएगा। तो बेटर है जितना ज्यादा माइंड में सोच सकते हो, एटलीस्ट आप मैं जितना सोच रहा हूं उतना तो सोचें, क्योंकि मैंने आपको अपने सीजीएल के रोल नंबर भी बताए थे। आज भी 2014 सीजीएल मेंस की पीडीएफ एसएससी की वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, किसी अदर वेबसाइट पर नहीं। आप जाकर के मैथ्स के मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब पढ़ाते पढ़ाते और खुद एग्जाम दे करके इतना आइडिया है कि एग्जाम में आपको असल में किस चीज की नीड होती है। अगले सवाल को आप रीड करो
और कोशिश करो भाई इसका जल्दी से रिजल्ट बताने की। देखना क्या कहा, 180 रुपए को 66 लोगों में बांटा जाता है, 66 पर्सन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और हमारे पास जो मेल और फीमेल है, आदमी और महिला द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि, टोटल की बात कर रहे हैं, कितना है 5:4। फिर क्या कहा, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है। तो पुरुष कितने हैं? सारी बातों को भूल जाओ, एक बार के लिए इतनी बात समझना। क्या कहा, जितने भी मेल हैं सबको कितने 5, और जितनी भी फीमेल हैं सबको कितने रुपए मिले 4 रुपए। थोड़ा सा हटके सोचना बात को। क्या करूं, जितने भी आपके पास आदमी हैं और औरतें हैं उनको जो टोटल रुपए मिले वो किस हिसाब से हैं, 5:4। तो आप एक बार के लिए ऐसा मान लो कि यहां पर इनको 5 रुपए मिलते हैं टोटल और इनको 4 रुपए मिलते हैं। क्लियर। फिर इसने क्या कहा कि प्रत्येक पुरुष और महिला द्वारा प्राप्त भाग कितना है, 3 और 2। ठीक है। अब यहां पर अगर आपको पुरुषों और महिलाओं की संख्या निकालनी है तो एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करना। मैं आपको यह कहूं कि कुछ पुरुष हैं और उनको हमने 60 रुपए दे दिए। 60 रुपए क्या है, कुछ पुरुष हैं और उनको हमने टोटल 60 रुपए दे दिए। और एक जो मेल है आपके पास, एक पुरुष है, प्रत्येक को हमने क्या किया 12 रुपए दिए। मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ टोटल कितने आदमी हैं, तो आपका क्या जवाब होगा कि 60 रुपए आपने टोटल दिए, हर एक को कितने रुपए दे रहे हो 12 रुपए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैन आर कितना है आपका 5 लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। 60 रुपए सबको दिए, एक को 12 रुपए, कितने, तो टोटल में एक को देने वाले रुपए। तो यहां पर एक बात समझना, सभी आदमियों को 5 रुपए, सभी महिलाओं को 4 रुपए दे दिए। एक आदमी को कितने रुपए दिए 3, और एक महिला को कितने रुपए दिए भाई यहां से 2। क्या पूछ रहा है यहां पर, पुरुष कितने और महिलाएं कितनी, या फिर सिर्फ पुरुष ही पूछ रहा है। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा आपका, रुपए से रुपए कट गया, यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे 2, 3 का इधर गुणा कर दो तो रेशियो कितना आया 5:6। 5 अगर आदमी है तो 6 महिलाएं होंगी, कुल मिलाकर के कितने 11 किसको बताता है 66 को। इसको आपने इसको किससे गुणा किया 6 से, इसको भी 6 से कर दोगे रिजल्ट 30 आएगा। कंपेयर करके लिखना चाहते हो तो 11 रिप्रेजेंट करता है 66 को, और यहां भी आप 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मेल्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा 30। क्लियर। एग्जाम में इतना ही काम करना है, एग्जाम्पल दिया उस बात से समझने की कोशिश करना, बात को रटना नहीं है, क्योंकि बात बहुत ही आसान सी है। और यहां 180 रुपए का कोई यूज नहीं था, वो चाहता तो आपको उलझा भी सकता था कि 180 की जगह 197 रुपए दे देता, तो ये सवाल काफी उलझ जाता अगर आप रुपए को लेकर करते तो। चलिए भाई सवाल नंबर 69 को रीड करो, और अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो अटेम्प्ट भी करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 69 को देखना। इसमें क्या कहा कि किसी फैक्ट्री में कुशल, अकुशल और क्लर्क की संख्या 8:5:1 में है। तो ये क्या है, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और क्लर्क, इनका रेशियो जो है नंबर्स का वो कितना है 8:5:1। और इनकी जो मजदूरी का अनुपात है, इनकी प्रत्येक की मजदूरी कर देना यहां पर 5:2:3 में है, कि प्रत्येक को, जैसे जो आपका स्किल्ड वर्कर है उसको 5 रुपए, अनस्किल्ड वर्कर को 2 रुपए और जो क्लर्क है उसको 3 रुपए मिलेंगे। यदि उनमें अकुशल मजदूरों की संख्या इसने कितनी बता रखी है 20, जो रेशियो में किसको बताता था 5 को। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर सभी के नंबर आपको निकालने हैं तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। सभी की जो टोटल वेजेस है, कुल मजदूरी है वो 3180 रुपए है। तो प्रत्येक क्लर्क की दैनिक मजदूरी क्या है, एक सिंपल सी बात है भाई, आपके पास स्किल्ड वर्कर है, आपके पास अनस्किल्ड वर्कर है, आपके पास क्लर्क है। अब देखना यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 8 क्लर्क हैं, एक को मजदूरी कितनी मिलती है 5, 8 आपके पास स्किल्ड वर्कर हैं, एक को 5 रुपए मजदूरी मिलती है, तो 8 को कितनी मिलेगी 40 टोटल वेजेस। फिर देखना
अकुशल मजदूर 5 हैं, एक को 2 रुपए मिलते हैं, 5 गुणा 2 10। क्लर्क आपके पास 1 है, मजदूरी 3, तो इसका मतलब 40 50 3 53। सभी को जो मजदूरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 53। 53 असल में किसको रिप्रेजेंट करता है? 3180 रुपए को। कंपेयर करना जरा, किससे गुणा हुआ? साफ साफ दिख रहा है अभी 6 से। आपसे क्या पूछा? प्रत्येक क्लर्क की दैनिक मजदूरी। तो यहां से देखो, ये तो हम टोटल मजदूरी निकाल रहे हैं, टोटल निकली, कंपेयर किया। 60 से गुणा करोगे तो जितने भी क्लर्क हैं सबकी मजदूरी कितनी बनी? 180 रुपए। अब आपको फाइंड क्या करना है कि कितने आपके पास क्लर्क हैं, तो कंपैरिजन करना जरा। इनकी संख्या 8:5:1 थी, और आगे एक बात भी कही उसने कि अकुशल मजदूर हैं, जो अनस्किल्ड जो वर्कर हैं आपके पास, वो कितने हैं? एक्चुअल में 20 है, रेशियो में 5 है। 5 को 20 बनाया, 4 से गुणा किया, तो ऐसे ही क्लर्क रेशियो में 1 है, 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएगा। डिवीजन कर दो, 180 डिवाइड बाई 4, तो क्या आ जाएगी? हर एक क्लर्क की जो मजदूरी है वो कितनी होगी? 45 रुपीज। आई होप बात समझ आ गई होगी। 70 71 72 एक ही जगह इन्वॉल्व किए हैं। 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 71 72 अलग अलग इनके पार्ट क्रिएट कर दिए हैं, तो एक बार के लिए आप इसे सोल्व करो। देखना भाई, इस सवाल में क्या हुआ कि एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 15:4 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। फिर एक सवाल इसने क्रिएट किया। अच्छा, 2 ही सवाल है, एक सवाल मिस हो गया। ठीक है, टोटल 3 सवाल थे इसके। चलो कोई नहीं। देखो, पहला सवाल क्या है? कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो फर्स्ट पार्ट में इसका सोल्व कर देता हूं। देखना, सभी जितने भी आपके पास मैन है और जितनी भी आपके पास वुमन है, सबका वेतन कितना? इनको टोटल 15 रुपए मिले, इनको टोटल कितने मिले? 4 रुपए। लिखा जा सकता है। हर एक को कितना मिलेगा? वो पीछे वाला एग्जाम्पल समझना। मैंने क्या कहा था? 60 रुपए कुछ लोगों को दिए गए और हर आदमी को मैंने 12 रुपए दे दिए, तो कितने लोग हैं टोटल? टोटल रुपए 60, हर एक को कितने दिए? 12, तो 60/12। लोग कितने हैं? 5। तो ऐसे ही सभी आदमियों को 15 रुपए, सभी महिलाओं को 4 रुपए। हर एक को कितना मिला? महिला हर एक को देखना जरा, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला, हर एक आदमी को 3 रुपए, हर एक औरत को 2 रुपए। सोल्व किया, कितना आ गया? 5:2। तो एक तो सॉल्यूशन अपना सीधे सीधे ही हो गया, 5:2। सेकंड पर आ जाते हैं कि सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा। 5:2 वैसे तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि ऑप्शन में है, लेकिन मान लो 2 ऑप्शन में आता तो क्या कर दें? कुल कर्मचारियों की संख्या 700 है, तो 5 और 2 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 700 को। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 500। तो ये क्या है? इजी कैटेगरी का ही सवाल है। 500 इनकी संख्या है। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो ऐसा ही एक सवाल और अटेम्प्ट करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। पहले तो लैंग्वेज को रीड करो। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई इस सवाल का कि इसका रिजल्ट क्या होगा। दोनों को ही सोल्व कर डालो, 73 को भी और 74 को भी। आई होप कुछ बच्चों की बात बन गई होगी। देखना, क्या कहा कि एक कार्यालय में 20 महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं और 30 महिला कर्मचारी हैं। सभी पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 8:9 है। कि महिलाओं को 8 रुपए मिलेंगे टोटल, सभी को, पुरुषों को 8 रुपए मिलेंगे तो महिलाओं को 9 रुपए मिलेंगे। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। एक सिंपल सी बात, टारगेट कर लो भाई, मैन वर्सेस वुमन। अब यहां पर पहला जो सवाल है उसको सोल्व कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट।
सभी के सभी पुरुष हैं, उनको कितने रुपए मिले? रेशियो के अंदर देखना जरा, सभी पुरुष सभी महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 8:9 है। सभी आदमियों को 8 रुपए, सभी महिलाओं को 9 रुपए। ठीक है, अब देखना जरा, आपको फाइंड क्या करना है, हर एक की सैलरी कितनी है। ये टोटल रुपए मिल गए। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना, पुरुष कितने आपके पास? 20। टोटल सैलरी में जितने लोग हैं उनका डिवीजन कर दो, हर एक की सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही महिलाएं आपके पास कितनी है? 30। डिवीजन कर दिया। रेशियो चाहिए, जस्टिफाई कर दो। 4 बार कटा और यहां से 3 बार कटा, तो एक पार्ट का तो अपना ये रिजल्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 है, तो प्रत्येक महिला का, अब ये किसको बता रहा भाई? ईच की सैलरी को। 60,000 है, किससे गुणा किया? 15,000 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो सेम बात से, तो कितना आ जाएगा? 45,000 के मतलब किलो, और 3 जीरो लग जाते हैं इसकी वजह से। तो ये आसान सवाल था, कोई इश्यू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 75 को रीड करो। सवाल नंबर 75। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। काफी लंबा चौड़ा सा सवाल है ये, और जो बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं तो ट्राई करके देख लो आपसे अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आजकल क्या है, एकदम कंजूसी पर उतर आए हो आप कि ना तो क्लास को लाइक करना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही काफी सारे लाइक्स हो जाते हैं, उसके बाद अपनी स्ट्रीम कंटिन्यूस चलती है। और आप अपने दिमाग से खुद सवाल पूछें कि आपको इतनी ईमानदारी से कोई और भी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। कि आपके डाउट्स हैं, डाउट्स का समाधान किया जाता है, ग्रुप पर आप सेंड करते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, आपको पीडीएफ मिलती है। अभी मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ ही डेज में आपके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट करने स्टार्ट कर देंगे। तो या तो आप क्या करें, स्टडी IQ का जो ऐप है प्ले स्टोर में जाएं वहां पर, तो वहां से खुद के मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर दें। हो सकता है ऐप पर आपके टेस्ट होने स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि हम लोग कुछ क्विज के बेसिस के ऊपर आपको टेलीग्राम में ये चीजें प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दें। उसका एक फिक्स टाइम रख लेंगे, भाई इस टाइम के ऊपर आपका ये क्विज आएगी, जो पढ़ाया हुआ है उसी पर बेस्ड सवाल होंगे। डिट्टो वो सवाल नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल होंगे, पैटर्न वैसा ही होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 सवाल जनरली मैं आपको करवा देता हूं, 10 सवाल क्विज के थ्रू, या 10 या 12 सवाल मान लो क्विज में। तो ऑन एन एवरेज आप हर रोज 30 सवाल करते हैं, महीने के 900 सवाल। 900 भी छोड़ो यार, अगर महीने में आप 800 भी सवाल कर लेते हैं तो सोच के देखो, 6-7 महीनों के अंदर आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी कि एक टीचर ने ही आपको गो थ्रू करवा लिया 5-6 हजार सवालों के थ्रू। और फिर आपकी खुद की मेहनत है, अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, और सारी चीजें मैंने हमेशा जो भी आपसे बातें कही है कि ये ऐसा करना क्यों नहीं चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, रीजन ये है, रास्ता आपको सही वही बता सकता है जो उस रास्ते को तय कर चुका है। बाकी हवा में तीर मारने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो कोई समस्या ही नहीं है। तो आई होप 75 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, उसका रिजल्ट आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75 देखना जरा, क्या कहा इसने कि 860 रुपए को 45 लोगों, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सभी पुरुष, सभी महिला और सभी बच्चों को जो पैसा मिला उसका अनुपात कितना है? 12, 15, 16। जबकि प्रति पुरुष, महिला एवं बच्चे को प्राप्त भाग का अनुपात कितना है? 6, 5, 4। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को प्राप्त भाग का अनुपात कितना होगा? तो यहां से एक सिंपल सी बात समझना कि इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कितने का किया, किस हिसाब से किया भाई? 12, 15 और 16। यहां पर मार्किंग कर देता हूं मैं, मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन लिखा जा सकता है। देखना, सभी आदमी, महिला, बच्चों को, इनको 12, 15 और 16, कि इनको 12 रुपए मिले, इनको टोटल 15 रुपए मिले, और इनको टोटल कितने मिले? 16 रुपए। अब हर एक की बात भी कर दें, वही बात, 60 रुपए मिले और 12 एक को मिल रहे थे, तो लोग कितने थे आपके? 5। ये एग्जाम्पल 2-3 जगह देख लिया। अब देखना, हर महिला को, पुरुष को और बच्चे को, तो पुरुष का कितना है? 6, महिला का कितना है भाई? 5, और इनका कितना है? 4। ये क्या निकल के आ रहा है? ये इनकी संख्या का अनुपात निकल के आ रहा है। सोल्व करेंगे तो कितना आया? 2:3:4। 4, 3, 7, 2, 9। 9 किसको बताता है भाई? 45 को। 5 गुणा किया तो इसका मतलब एक्चुअल जो नंबर है आपका
वो 10, 15 और क्या है 20। मैंने सीधे कंपैरिजन कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे को प्राप्त भाग ज्ञात करें कि हर एक को कितना मिल रहा है। एक्चुअल नंबर निकाल लिया। अब आपको अगेन एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसने क्या किया था, जितना भी पैसा था 860 रुपए को उसको 12, 15 और 16 कि इनको 12 रुपए दे दिए, इनको 15 दे दिए, इनको 16 दे दिए। यहां से कंपेयर करना, सबको ऐड करोगे, देखना 6, 5, 11, 2, 13, 1, 2, 3, 4, 43। असल में किसको बताता भी 860 रुपए, किससे गुणा किया 20 से। तो यहां पर आ जाओ, इनको 12 मिले थे, एक्चुअल में 12 गुणा 2, 240 रुपए, और ये लोग कितने हैं 10, कितने रुपए मिल गए इनको 24, हर एक को 24 रुपए मिले। फिर देखना इनको 15 मिले थे, लेकिन एक्चुअल निकालोगे 15 गुणा 20 300, और आपने इनकी एक्चुअल नंबर भी निकाल लिया है, 15 लोग हैं ये, इनको हर एक को 20 रुपए। इनको टोटल बच्चों को 16 मिले थे, 20 से गुणा करोगे 320 आ गया। इनकी एक्चुअल जो नंबर है वो निकाल लिया आपने, ये इससे कट गया, कितना आ गया 16, 24, 20, 16। अब कई बार क्या होता है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा हो, मान लो जैसे पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन 24 था, तो बिल्कुल आपने एक बार सोल्व की, दूसरी भी सोल्व करके देखो, दूसरी में आपका क्या आ गया 20 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन एक करेक्ट है, थर्ड को चेक करने की नीड नहीं है। तो ये एक छोटी सी आदत है, ये भी आपको धीरे धीरे करके डेवलप करनी होगी। तो चलिए भाई, आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम क्या है, इनको आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो रीजन ये है कि आपको बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है। एवरेज में भी हमने 188 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और एक बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया था। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वैसे ही कई बातें आपको सिखाई हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें, जिससे कि हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वही है, व्यूज डे बाय डे डिक्रीज रहेंगे या फिर ऐसे से ही मेंटेन रहेंगे। तो मुद्दा यह है कि ज्यादा स्टूडेंट को फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उस चीज को अभी स्टार्ट करने का क्या फायदा है। तो आप ऐसा करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो भी ग्रुप वगैरह है उनके अंदर इन वीडियोज की लिंक कॉपी करें, अपने दोस्तों को बताएं भी। क्योंकि जो बच्चा 2 या 3 क्लास ले लेगा स्टार्टिंग से, उसको आइडिया लग जाएगा कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है, कैसा कंटेंट डिलीवर करता है। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।